हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट पे, जिसको शॉर्ट में एएफपी टेस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि एएफपी टेस्ट क्या है, क्यों इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, कब इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है, ब्लड में एएफपी जो अल्फा फीटोप्रोटीन है इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, और इसका लेवल ब्लड में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इन सारे पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि इन पॉइंट्स की आपको क्लियरली नॉलेज हो जाए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, इट इज ए टेस्ट that is mainly used to measure the level of alpha fetoprotein in the blood of pregnant women। दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन में परफॉर्म किया जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल को चेक करने के लिए कि वो अपने नॉर्मल लेवल पर है कि नहीं है। द टेस्ट चेक्स द बेबीज रिस्क फॉर हैविंग सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स। इस टेस्ट को प्रेग्नेंट वुमेन में ये चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है कि जो होने वाला बेबी है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है या बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है। दिस टेस्ट इज यूजुअली डन बिटवीन 15 एंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस टेस्ट को प्रेगनेंसी में परफॉर्म किया जाता है और बेसिकली 15 से 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, 15 से 20 सप्ताह का जो गेस्टेशनल पीरियड है, उस पीरियड में ही इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये एएफपी क्या है, यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है। अल्फा फीटोप्रोटीन दोस्तों, ये एक टाइप का प्रोटीन है। It is a protein that is produced by the liver and yolk sac of a fetus। ये जो प्रोटीन है अल्फा फीटोप्रोटीन, ये फीटस के लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या उसमें जो यॉक सैक है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला प्रोटीन है। नॉर्मली सम एएफपी पासेस फ्रॉम द बेबी इनटू द प्रेग्नेंट वुमेन्स ब्लड। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी में बनने वाला अल्फा फीटोप्रोटीन का कुछ कंटेंट मदर में भी आ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द रोल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट हैवी मेटल आयंस एंड वेरियस इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन फीटस ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों, ये जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये फीटस में कुछ जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को और उन हैवी मेटल आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये अल्फा फीटोप्रोटीन्स फीटल ब्लड सर्कुलेशन में, इन द फीटल ब्लड सर्कुलेशन। फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में अल्फा फीटोप्रोटीन हैवी मेटल्स या जो इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मेटल्स जैसे आपके निकिल है या कॉपर है, इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं, या जो इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फैटी एसिड्स हैं या बिलिरुबिन है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फीटस ब्लड सर्कुलेशन में ये अल्फा फीटोप्रोटीन। लेकिन एडल्ट्स में इसका कोई भी रोल अभी तक नोन नहीं है, इसका कोई भी नॉर्मल फंक्शन एडल्ट्स में नहीं होता है। नॉर्मल लेवल की अगर बात करें तो कोई बेबी अगर 180 से 720 दिन का है, 180 टू 720 उसकी लाइफ है, इतने डेज की अगर उसकी लाइफ है, तो उनमें उस एज पे इसका लेवल कुछ ज़्यादा होता है, 87 नैनोग्राम पर ml उसका लेवल देखने को मिलता है। देन इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद एज के साथ धीरे धीरे इसका लेवल डाउन आने लगता है और एक एडल्ट एज आने पर इसका नॉर्मल लेवल 0 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। 0 टू 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इसका नॉर्मल लेवल माना जाता है एडल्ट्स में। तो ये तो बात हुई नॉर्मल लेवल की। अगर ये वैल्यूज एबनॉर्मलिटी में चले जाते हैं, यानी कि इनका लेवल या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे एबनॉर्मल लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इफ अल्फा फीटोप्रोटीन ब्लड लेवल्स आर हायर और लोअर देन नॉर्मल, इट मे इंडिकेट दैट द बेबी हैज ए हाई रिस्क ऑफ हैविंग। क्या क्या हो सकता है, उसका लेवल हाई जाने पे या लेवल लो होने पर अपने नॉर्मल वैल्यूज से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेबी में, सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें स्पाइना बिफिडा बहुत कॉमनली होता है। स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड की जो स्पाइन बोन्स होती हैं वो क्लोज नहीं हो पाती हैं बच्चे में, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ओपन रह जाती है। ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर का ये पार्ट है। डाउन सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है उसको, ट्राइजोमी। ये डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, यानी कि 21st नंबर के क्रोमोजोम में अगर ट्राइजोमी हो रही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अगर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड इनेंसिफेली, डाउन सिंड्रोम, इनेंसिफेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इसका लेवल हाई या लो होता है।
या इसके अलावा दोस्तों इसका जो एबनॉर्मल लेवल है वो एस्टिमेटेड जो डेट है यानी कि डिलीवरी की जो एस्टिमेटेड डेट है उसको रॉन्ग दिखा सकता है। एस्टिमेटेड ड्यू डेट इज रॉन्ग। वो कैसे? एन एबनॉर्मल लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन मे मीन दैट योर बेबी इज ड्यू अर्लियर और लेटर दैट एस्टिमेटेड। यानी कि अगर इसका लेवल एबनॉर्मल है, एएफपी का लेवल अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एस्टिमेटेड डेट से, यानी कि जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट आपको दी गई है प्रेग्नेंट वुमेन को, उसका बच्चा या तो उसके बाद हो सकता है, उस एस्टिमेटेड डेट के बाद भी हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है। यानी कि जो एस्टिमेटेड डेट आपको दी गई है वो इस केस में रॉन्ग हो जाती है जब आपकी एएफपी एबनॉर्मल हो जाता है, एएफपी का लेवल। गॉट इट? या फिर ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें एक से ज़्यादा बेबी हैं। यू आर प्रेग्नेंट विथ मोर देन वन बेबी, यानी कि ट्विंस आपको आपके पेट में, आपके यूट्रस में हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, यानी कि इस टेस्ट को कब रिकमेंड किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन में। जैसा कि आपको पता है कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन में परफॉर्म किया जाता है और बेसिकली इस टेस्ट को 15 एंड 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच में ही परफॉर्म किया जाता है। तो इसको रिकमेंड कब किया जाता है? जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन की फैमिली हिस्ट्री बर्थ डिफेक्ट की हो। व्हेन प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ बर्थ डिफेक्ट, यानी कि पहले फैमिली में, यानी कि पुरानी जनरेशन में कोई ऐसा बर्थ डिफेक्ट का केस हो तो उस केस में प्रेग्नेंट वुमेन को एएफपी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। या फिर प्रेगनेंसी 35 या इससे ज़्यादा की एज में आपने कंसीव किया हो प्रेगनेंसी को, या फिर आपको डायबिटीज़ हो, प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या फिर आपने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इस तरह की मेडिसिन को यूज किया हो जो आपके फीटस को हार्म कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस केस में ही एएफपी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि कहीं बच्चे में बर्थ डिफेक्ट ना हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन से ब्लड ले लिया जाता है। सिंपली ब्लड से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ रैपिड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट से इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, या फिर एलाइजा टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं इस प्रोटीन को, इस अल्फा फीटोप्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस की। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लो लेवल होने पर कौन सी प्रॉब्लम होगी और हाई लेवल होने पर कौन सी प्रॉब्लम होगी। यानी कि एएफपी जब अपनी नॉर्मल वैल्यू से उसकी जो वैल्यू है वो नीचे होगी, लोअर वैल्यू होगी, तब कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब नॉर्मल वैल्यू से इसका लेवल हायर होगा तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लोअर देन नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल लेवल्स में इंडिकेट दैट योर बेबी हैज ए जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, जो हमने पहले ही बता दिया आपको, दैट कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि इस डाउन सिंड्रोम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं बहुत चीज़ों की, आपका जो नॉर्मल अपीयरेंस है बॉडी की वो नॉर्मल नहीं रह जाती, बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मल हो जाती है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। हायर लेवल होने पर क्या होगा? हायर लेवल्स में मीन दैट योर बेबी has high risk of having a neural tube defect such as, जैसे कि स्पाइना बिफिडा है या इनएनसेफेली है। जैसे पहला केस है स्पाइना बिफिडा हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के केस में। स्पाइना बिफिडा एक ऐसी कंडीशन है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कंडीशन इन विच द बोन्स ऑफ द स्पाइन डू नॉट क्लोज अराउंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो स्पाइन बोन्स हैं वो क्लोज नहीं हो पाती हैं बेबी की, तो उस कंडीशन को स्पाइना बिफिडा बोला जाता है। ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसके अलावा इनएनसेफेली में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया, ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है कि ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। गॉट इट? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा पूरी तरह से। अगर आपके समझ में आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।